हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं सीधा आज की इस कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। तो इस कहानी की पूरी डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश का जिला एटा और उसी जिले में लगने वाला एक थाना अलीगंज। थाना अलीगंज में एक गांव है झकरई और उसी गांव का रहने वाला दिनेश कुमार नाम का एक व्यक्ति जो सीआईएसएफ में नौकरी किया करता था। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था। उसकी पत्नी का नाम था रमा दिवाकर और वो एक गवर्नमेंट टीचर थी। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी के साथ में खुश भी था। लेकिन फिर दिन आता है 6 जून 2024 का। वो अपने भाई रमेश चंद्र को फ़ोन करके बताता है कि वो पूरे 20 दिन की छुट्टी के लिए अपने उस जगह पर जहाँ पर वो रहता है अपनी पत्नी को लेकर वापस आ रहा है। 6 जून के बाद में 7 जून निकल जाती है, 8 जून निकल जाती है, लेकिन रमेश चंद्र का अपने भाई से कोई कांटेक्ट नहीं होता। फिर वो अपनी भाभी रमा को फ़ोन करके पूछता है, उससे जानने की कोशिश करता है कि दिनेश घर पे आया है या नहीं आया है। उसकी भाभी सीधा मना कर देती है कि वो घर पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी भाभी की चिंता भी बढ़ जाती है। वो चारों तरफ फ़ोन करके पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिनेश है तो फिर है कहाँ। लेकिन फिर जहाँ पर दिनेश कुमार रहा करता था उससे कुछ दूरी पर पुलिस वालों को एक आध जली लाश मिलती है। जब रमेश चंद्र को इस बात का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो थाने जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि उसका भाई पिछले 2-3 दिनों से गायब है और एक बार वो उस अधजली लाश को देखना चाहता है। पुलिस वाले उसे उस अधजली लाश के पास लेकर जाते हैं। जैसे ही रमेश चंद्र उस लाश को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसके भाई की अधजली लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वालों के सामने ही वो बहुत जोर से ठाके मार कर रोने लगता है। पुलिस वाले उसको समझाते हैं और फिर उससे पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम्हें किसी व्यक्ति पर किसी भी अंदाज में शक है तो बस तुम हमें बता दो और फिर आगे जो भी केस होगा उसे हम अपने आप संभाल लेंगे। यहाँ पर रमेश चंद्र बहुत देर तक सोचता रहता है। उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आता। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है और वो बात ये थी कि उसके भाई दिनेश की उसकी पत्नी रमा दिवाकर के साथ बहुत नहीं बनती थी। उन दोनों में झगड़ा रहा करता था। और फिर वो सीधा पॉइंट आउट कर देता है कि तुम एक बार रमा दिवाकर से पूछताछ जरूर कर लो। और उसी के साथ में एक नाम और भी लेता है और वो नाम था अनमोल। असल में अनमोल रमा दिवाकर की बुआ का ही बेटा था। अब पुलिस वाले उन दोनों के पास जाते हैं, उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। जब पुलिस वाले रमा दिवाकर को अपने पास लेकर आते हैं, उसे अरेस्ट कर लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो वो सीधा पुलिस वालों से एक ही बात बोलती है कि मेरी तो पति की मौत हुई है, मेरे पति की हत्या हुई है और फिर तुम क्वेश्चन भी मुझसे ही पूछ रहे हो। इसके जवाब में पुलिस वाले उससे कुछ भी बात नहीं करते और बहुत जल्दी वो पुलिस वालों की बातों में उलझ जाती है और पुलिस वालों के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वो पुलिस वालों ने जब उससे अलग अंदाज में क्वेश्चंस किया तो बातों में उलझ जाती है और वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ, उसी ने अपने पति दिनेश कुमार का मर्डर किया है या फिर करवाया है। और उसके बाद में वो एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनाती है जिसे किसी ने भी सुना उनके होश उड़ गए। असल में फर्रुखाबाद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चीनी ग्राम और वहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था देवकरण दिवाकर। उनकी 2 बेटियां थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था रमा दिवाकर। अब रमा दिवाकर एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी और इसी के लिए वो पढ़ाई भी कर रही थी। कई सारे एग्जाम्स को देने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिली और वो अभी तक टीचर नहीं बनी थी। लेकिन फिर उसके पिता उसके लिए एक लड़का तलाशते हैं। उनकी तलाश पूरी होती है और उस लड़के का नाम था दिनेश कुमार। दोनों की धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी को 2-3 साल गुजर जाते हैं। उसको 2 बच्चे भी होते हैं, यानी रमा दिवाकर को 2 बच्चे होते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में टीचर्स के लिए दोबारा से एक भर्ती निकलती है और रमा दिवाकर अपने पति से बोलती है कि वो इस भर्ती में एग्जाम देना चाहती है। दिनेश कुमार सीधा उससे बोल देता है कि तुम जो करना चाहती हो फ्री हो, तुम एग्ज़ाम दे सकती हो, अच्छे से इसकी तैयारी करने के बाद तुम एग्ज़ाम दे सकती हो।
रमा दिवाकर एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम को पास भी कर लेती है और वो एक टीचर भी बन जाती है। उसकी जो पोस्टिंग हुई थी वो उसके मायके के नज़दीक हुई थी, यानी फर्रुखाबाद के नज़दीक ही हुई थी। अब वो अपनी नौकरी को करने के लिए फर्रुखाबाद में अपने मायके में ही जाकर नौकरी करना शुरू कर देती है। लेकिन इस बात से रमा के घर वाले यानी रमा के सास ससुर, उसके ससुराल वाले नाराज हो जाते हैं। अब दिनेश में और रमा में इस बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ करता था कि आखिर तुम अपने मायके में रहकर नौकरी को क्यों करती हो। अब रमा अपने पति दिनेश से बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं अपने मायके में रहकर नौकरी ना करूं, तो क्यों ना फिर हम एक मकान अलग लेकर बना लेते हैं जहां मैं आराम से अपनी नौकरी भी कर सकूं और अपने ससुराल में भी रह सकूं। बस दिनेश कुमार को ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाती है। फिर एक जगह होती है जिस जगह का नाम था भगवा नंगली। ये दोनों उसी जगह भगवा नंगली में अब कुछ ज़मीन लेते हैं और उस ज़मीन पर अपना मकान बना लेते हैं। अब रमा दिवाकर उसी मकान में रहकर आराम से स्कूटी से अपनी नौकरी के लिए चली जाया करती थी। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा था। उधर दिनेश कुमार भी साल में 2 महीने में छुट्टी के लिए आता था, यानी हर तीसरे चौथे महीने 20-25 दिन की छुट्टी के लिए वो घर पर आया करता था और इस अंदाज में अपनी लाइफ को जी रहा था। रमा दिवाकर जब अपने घर पर अकेला रहा करती थी तो कैसे भी करके उसे ये मान के चलेगा कि अब अकेलापन सताने लगा था। वो अपने पति से दूर रहा करती थी। फिर उसकी मुलाकात अपनी ही बुआ के बेटे अनमोल से होती है। अनमोल से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार हो जाता है। नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो अनमोल नाम का व्यक्ति रमा दिवाकर के घर भी आना शुरू कर देता है। देखते ही देखते इन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। इनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक दिन जब अनमोल रमा दिवाकर के घर पे था तो इन दोनों में सेक्सुअल संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं इस बात की भनक आजू बाजू के लोगों को भी पड़ने लगी थी। लेकिन अब रमा दिवाकर जब भी कभी अनमोल को अपने घर पर बुलाया करती थी तो अपने बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाकर अपने कमरे में अनमोल को ले जाकर उसके साथ में सोया करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी। धीरे धीरे करके जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लग जाती है, जब और दिनेश घर पर छुट्टी आता है तो पड़ोसी उसके सामने इस बात का जिक्र भी करते हैं। वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछने की कोशिश भी करता है। लेकिन उसकी पत्नी सीधा सीधा बोल देती है कि जिनके पति आर्मी में होते हैं, जिनके पति दूर होते हैं या घर पर नहीं रहते, उनकी पत्नियों के बारे में अक्सर लोग इस तरह की बातें बना देते हैं। वो कैसे भी करके दिनेश को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दिनेश के मन में ये बात पूरी तरह से घर कर चुकी थी। अब वो अपने दोनों बच्चों के पास जाता है और उनसे पूछता है तो बच्चे एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर दिनेश के होश उड़ जाते हैं। बच्चे वही बात बताते हैं कि मम्मी अनमोल चाचा के साथ अपने कमरे में सोती है और हम दोनों को अलग दूसरे कमरे में सुला देती है। यहाँ से दिनेश का शक पूरी तरह से रमा दिवाकर पर चढ़ चुका था। दिनेश को पूरी तरह से रमा पर शक हो चुका था। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी करता है और सीधा सीधा अनमोल के घर जाता है। उसके घर वालों को भी धमकी देता है और उससे बोलता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे घर पर किसी भी सूरत में नहीं आना। अगर तुम मेरे घर पर आते हो तो उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा जो तुम्हें भुगतना होगा। धीरे धीरे समय निकल जाता है, उसकी छुट्टियां भी कट जाती हैं। वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा समझाता है और वहाँ से निकल जाता है, यानी अपनी छुट्टियां काटने के बाद चला जाता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं। रमा थोड़े बहुत दिन तक अनमोल से किनारा करती है, उससे दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इश्क या फिर यूँ कह लीजिए कि उसकी हवस उसे ज़्यादा देर तक अनमोल से दूर नहीं रख पाती। अनमोल का बहुत जल्दी उसके घर में आना जाना हो जाता है और बस सीधा सीधा वही प्रक्रिया जो अब से पहले हुआ करती थी, वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसकी भनक धीरे धीरे दिनेश को दोबारा लग जाती है। उधर दिनेश का अपनी नौकरी पर मन नहीं लगा करता था, उधर उसकी पत्नी उसके घर में अनमोल के साथ पूरी तरह से बिल्कुल फ्री होकर गुलछर्रे उड़ा रही थी और आराम से अपने कमरे में रात को उसके साथ सोया करती थी, अपने दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाने के बाद। और उधर दिनेश पूरी तरह से परेशान था। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बस ये बात चल रही थी कि वो कैसे भी करके अपनी पत्नी और अनमोल को एक बार
अगर वो कैसे भी करके एक बार अपनी पत्नी और अनमोल को रंगे हाथों पकड़ लेगा तो उन दोनों का वहीं पर काम तमाम कर देगा। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए जब वो इस बार अपने घर से छुट्टी काट कर गया था तो दोबारा जाकर बहुत जल्दी 20 दिन की छुट्टी दोबारा से ले लेता है और 6 जून को अपने वहाँ से यानी अपनी ड्यूटी पर से निकल लेता है अपने घर के लिए। जब वो अपने घर के नज़दीक आ जाता है तो शाम को अपने भाई को फ़ोन करके पूरी बात बता देता, अपने भाई को बताता है कि मैं 20 दिन की छुट्टी के लिए घर पर आया हुआ हूँ। फिर अपने घर पहुंचते पहुंचते उसको 11:30 बज जाते हैं, यानी रात के 11:30 बज जाते हैं। जैसे ही रात के 11:30 बजे अपने घर जाकर वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वो कई बार दरवाज़ा खटखटाता है। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद में उसकी पत्नी आती है, दरवाज़ा खोलती है, लेकिन यहाँ पर दिनेश का शक पूरी तरह से सही निकलता है क्योंकि अंदर कमरे में उसकी पत्नी उस व्यक्ति यानी अनमोल के साथ ही लेट रही थी। जैसे ही रात के 11:30 बजे उसका दरवाज़ा खटकता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो ये सोचने लगती है कि आखिर इतनी रात को दरवाज़ा किसने ही खटखटाया होगा। वो सबसे पहले अनमोल को दूसरे कमरे में छुपाती है और बाहर जाकर दरवाज़ा खोलती है। उसके सामने उसका पति खड़ा हुआ था। जैसे ही वो अपने पति को दरवाजे पर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। जैसे ही दिनेश अपने घर में एंट्री लेता है वो सबसे पहले रमा से एक ही बात पूछता है और वो उससे बोलता है कि इस घर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के समय पर अनमोल है। लेकिन उसकी पत्नी उसको समझाने की कोशिश करती है और उससे बोलती है कि अनमोल यहाँ पर नहीं है और उसकी पत्नी को ऑलरेडी पता था कि वो अनमोल यहीं पर है, लेकिन फिर वो एकदम से चाल चलती है। वो अपने पति को दिनेश को अपने कमरे में लेकर जाती है, उसे मीठी मीठी बातों में लेती है और धीरे धीरे देखते ही देखते एक एक करके उसका कपड़ा उतारना शुरू कर देती है और फिर वो उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद में दिनेश कुमार जब गहरी नींद में सो जाता है वो अपने कमरे से चुपचाप निकलती है, दूसरे कमरे में जाती है। दूसरे कमरे में जाकर अनमोल से बातचीत करती है। अनमोल के और रमा के दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत होती है कि अगर इसने आज हमें रंगे हाथों देख लिया होता तो 100% आज ही हमारा मर्डर कर दिया होता। कभी अगर आगे फ्यूचर में ऐसा होता है तो भी ये हमारा मर्डर कर ही देगा। इससे पहले कि वो हमारा मर्डर करे हम उसी का मर्डर कर देते हैं। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए वो अपने आशिक यानी अनमोल को उस कमरे से निकालकर अपने पति के कमरे में लेकर जाती है। रमा दिवाकर अनमोल को अपने पति के कमरे में लेकर जाती है और वहां से उसी को अपने पति का रिवॉल्वर देती है और अनमोल दिनेश को 2 गोलियां एक एक करके मौके पर मार देता है। गोली मारने के बाद उसके गले को तार से दबा देता है ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए कि उसकी मौत हो चुकी है। उस रात रमा सारी रात अपने पति की लाश को दूसरे कमरे में छुपाने के बाद अपने घर के खून को साफ करती रहती है। अनमोल अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो वापस आता है, फिर 7 तारीख की रात को स्कूटी पर उसकी लाश को लादता है, उसके कपड़े भी अपने साथ लेकर जाता है और वहाँ से कुछ दूरी पर ले जाने के बाद में एक खेत में ले जाकर उसकी लाश में आग लगा देता है। उसके कपड़ों को भी जलाकर वहीं पर खाक कर देता है और ये सब करने के बाद अपने घर वहाँ से चला जाता है। लेकिन पुलिस वालों को 8 तारीख को दिनेश कुमार की अधजली लाश मिल जाती है, जिसके बाद पूरा भांडा फूट जाता है। जरा सोच कर देखिएगा, एक पत्नी जिसके 2 बच्चे भी हैं वो अपने एक आशिक के चक्कर में आकर अपने ही पति का मर्डर करवा डालती है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं क्राइम की स्टोरीज़ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस स्टोरी के बारे में, इस कहानी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में और अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।